तो एक बारी फिर से हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे डिवाइड किया हमने। ये एनिमल्स किंगडम था, इसको सबसे पहले क्या करा हमने, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें सेल लेवल पे ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हमने क्या कहा, पॉरीफेरा। जब ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो हमने इसकी दूसरा ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को हमने फर्दर डिवाइड किया। पहला ग्रुप था जिसमें नो बॉडी कैविटी बिटवीन इपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, तो जिनमें बॉडी कैविटी नहीं थी इपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, तो इसे क्या कहा हमने, कॉइलेंटेराटा और प्लेटीहेलमिन्थस। सेकेंड ग्रुप आया हमारा कि जिसमें स्यूडो कॉलम था, नकली कॉलम था, इसे हमने क्या कहा, नेमेटोडा। थर्ड ग्रुप क्या आया जिसमें एक्चुअल कॉलम था, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कॉलमेट, जिसमें एक्चुअल कॉलम था। अब इसके बाद हम इसके सब पार्ट्स में जाते हैं, इसके फर्दर पार्ट्स में जाते हैं। तो ये कॉलमेट ग्रुप फर्दर डिवाइड होता है, मीसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। तो यहां पे क्या है, मीसोडर्मल सेल्स कहां से आती हैं, सिंगल सेल से, सिंगल सेल से ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की ग्रोथ के टाइम पर मीसोडर्मल सेल कहां से आती है, सिंगल सेल से। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, इसमें एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। कॉलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड फ्रॉम द एंडोडर्म। तो कॉलम जो था वो किससे फॉर्म्ड हुआ था, जो पाउचेस पिंच्ड ऑफ हो गए थे, क्लोज हो गए थे, उससे कॉलम फॉर्म हुआ था फ्रॉम द एंडोडर्म। तो इसमें क्या क्या आए थे, इसके फर्दर डिवीजन हुए जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं था। नोटोकॉर्ड एक बैकबोन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं था वो क्या थे, एकिनोडर्मेटा। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था उन्हें हमने क्या कहा, कॉर्डेटा, एकिनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा को भी फर्दर हमने डिवाइड किया, कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री। तो नोटोकॉर्ड है तो सही किसी स्टेज पर, लेकिन वो बहुत रूडिमेंट्री यानी इनिशियल स्टेज पर है, तो इसे हमने क्या कहा, प्रोटोकॉर्डेटा, यानी इनिशियल लेवल का नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। तो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो चुका है, वर्टिब्रल कॉलम्स में, एडल्ट्स में। इस ग्रुप को क्या कहा हमने, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड करा किस किस ग्रुप में, तो पहला ग्रुप था उसमें कैसे एनिमल्स थे, जॉलेस, ईल लाइक, सर्कुलर माउथ, स्केल लेस होते हैं, इनके ऊपर कोई स्केल नहीं होता, स्लाइमी स्किन होती है। इस ग्रुप को कहा हमने साइक्लोस्टोमेटा। तो जो ईल लाइक स्ट्रक्चर थे वो इसमें आ गए, स्लाइमी वाले। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर आया एक्सोस्केलन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन था ऑफ स्केल, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, कार्टिलेज, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आया उसे हमने किस में करा, पीसिस या पाइसिस में, यानी मछलियां जितनी भी थी वो सब इसी में आई थी। इसके बाद गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, स्लाइमी स्किन। तो ये किस में गया, सारा का सारा एम्फीबिया, एम्फीबियंस में चला गया था। एम्फीबियन जैसे कि हमारे फ्रॉग एक्सेट्रा थे। एक्सोस्केलेटन किससे बना, स्केल से बना, यानी जो हार्ड स्किन होती है इसे स्केलिंग बोलते हैं। लेइंग एग्स आउटसाइड वाटर, तो ये वाटर के आउटसाइड भी एग्स देते हैं, तो इस ग्रुप को क्या बोला हमने, रेप्टिलिया। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ फेदर्स, तो इनमें एक्सोस्केलेटन किसका था, फेदर्स का था, बाहर का पार्ट। ले एग्स, अंडे देते हैं, आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, उड़ भी सकते हैं, तो इसे किस में हमने रखा, एव्स यानी बर्ड्स में। एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स थे, जैसे हम लोगों के ह्यूमंस के एक्सटर्नल ईयर है, मोस्टली गिविंग बर्थ टू लाइव यंग। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट, उसे हमने किस में रखा, मोस्टली, सारे नहीं, हमने पढ़ा था ना एकिडना और जो है एक प्लेटिपस, वो दोनों नहीं देते। तो ये किस में आए, ये मैमेलिया ग्रुप में आ गए। इस तरीके से हमने इसे फर्दर डिवाइड करा, और ये सारा का सारा टोटल क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का। तो सिंस जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि ये सब नाम है, हमें नाम याद ही करने पड़ते हैं बायोलॉजी में। तो अब हम पहले यहां जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू पॉरीफेरन, मतलब जो एनिमल्स होते हैं किसके, पॉरीफेरा ग्रुप के, डिफर फ्रॉम कॉइलेंट्रेट एनिमल्स। तो
तो ऊपर हमने पॉलीफेरा ग्रुप के बारे में पढ़ा है और उसके बाद हमने कॉइलेंटेरेट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। तो उनमें जो भी डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते, इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लिख लीजिए। हाउ डू एनेलिड एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपॉड्स? तो एनेलिडा जो ग्रुप है उसके एनिमल्स आर्थ्रोपॉड्स ग्रुप से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो आर्थ्रोपॉड्स में क्या था, जॉइंटेड लेग्स थे, एनेलिड में लेग्स टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था, तो ये एक डिफरेंस था। इसके अलावा इनमें बॉडी में एक कैविटी भी थी, उसमें ब्लड वेसल्स थी, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं थी लेकिन एक कैविटी थी, तो ये भी इसमें डिफरेंसेस हैं। तो आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? तो एम्फीबियंस जो मेंढक टाइप के थे वो क्या थे, वो वाटर में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन इनको एम्फीबियंस को हमेशा एग देने के लिए वाटर में जाना पड़ता है, रेप्टाइल्स को ऐसा नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज इन मैमेलिया ग्रुप? तो मोस्टली एनिमल्स जो एव्स ग्रुप में है वो उड़ सकते हैं, वो पक्षी होते हैं, और मैमेलिया ग्रुप वाले नहीं उड़ सकते मोस्टली, लेकिन बैट उड़ सकता है मैमेलिया ग्रुप में। तो 100% ट्रू नहीं है लेकिन मोस्टली ट्रू है। और इनका एव्स का बाहर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो है फेदर्स का बना होता है, मैमल्स में ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप से आप डिफरेंसेस कर सकते हो। और एव्स में क्या होता है, ज्यादातर एव्स जो है एग्स हैच करते हैं, अंडे देते हैं, मैमेलिया में ज्यादातर क्या करते हैं, लाइव यंग को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं कैरोलस लिनस के बारे में, कार्ल फॉन लिन। तो ये जो जब भी कोई जर्मन नेम होता है तो उसमें ये वॉन लिखा होता है स्मॉल में, तो जर्मन लैंग्वेज में वी नहीं होता, इसकी साउंड एफ की होती है। तो अभी हम इसे क्या पढ़ेंगे, फॉन। फॉन कैरोलस लिनियस, या इनका दूसरा नाम क्या है, कार्ल फॉन लिन। कार्ल फॉन लिन, ठीक है, ये वॉन नहीं है, ये क्या है, फॉन, कार्ल फॉन लिन। कैरोलस लिनियस was born in स्वीडन। तो कहाँ बॉर्न हुए थे, ये स्वीडन में हुए थे। एंड was a डॉक्टर by प्रोफेशन, तो वो डॉक्टर थे। he was interested in the study of plants, वो प्लांट्स की स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। at the age of 22 he published his first paper on plants, तो केवल 22 साल की एज में उन्होंने अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश कर दिया था। पेपर पब्लिश करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे किताब लिखना, तो उन्होंने सबसे पहला अपना पेपर पब्लिश कर दिया 22 साल की एज में, while serving as a personal physician of wealthy government official। तो वो क्या करते थे, किसी वेल्दी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफिसर के घर पे काम करते थे, पर्सनल फिजिशियन थे उसके, लेकिन फिर भी अपना पेपर पब्लिश करा। he studied the diversity of plants in his employers garden, तो जिसके यहाँ काम करते थे उसी के गार्डन में उन्होंने प्लांट्स की डाइवर्सिटी को स्टडी किया। तो देखो कहाँ, कब से कब तक थी, 1707 से 1778 तक थे ये। Later he published 14 papers and also brought out the famous book। तो इन्होंने क्या करा, 14 पेपर्स और लिख दिए इसके बाद, और कौन सी बुक लाए, सिस्टमा नेचुरे, यानी नेचुरल सिस्टम, इस टाइप की इन्होंने एक बुक लाए। तो ये दूसरी लैंग्वेज में है, मतलब इंग्लिश नहीं है, बट सिस्टम है नेचुरल, यानी नेचर का सिस्टम। फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टेक्सोनॉमिकल रिसर्चर्स हैव टेकन ऑफ, जहां से जो सारी, टेक्सोनॉमिकल का मतलब नेम देना, टेक्सोनॉमी मतलब नेम्स की स्टडी, तो उस बुक से सारे के सारे नेमिंग की स्टडीज स्टार्ट हुई थी। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज ए सिंपल स्कीम फॉर अरेंजिंग प्लांट्स सो एज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देम अगेन। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था सिंपल क्लासिफिकेशन का प्लांट्स का, और वो बहुत सिंपल स्कीम थी जिससे हम प्लांट्स को इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सके। तो काफी पहले थे लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया था। एनिमल किंगडम हम देख चुके हैं पूरा, और एनिमल किंगडम काफी बड़ा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम वर्ड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का होता है नाम देना, नाम देना या नाम कैसे पढ़ते हैं। वाई इज देयर अ नीड फॉर सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज क्या है कि हमें सिस्टमेटिक नाम देने की क्यों जरूरत है, हम वैसे ही नाम हर एक को अलग अलग क्यों नहीं दे सकते। तो पहले एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, एक्टिविटी क्या है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एज मैनी लैंग्वेज एज यू कैन। इन जानवरों के नाम जितने ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस में आपको मिल सकते हैं वो ढूंढ लो।
तो कॉमन लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी इटालियन, आप फारसी, उर्दू, इन सब में आप इनका नाम ढूंढ सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो टाइगर, पिकॉक, इवन इंडियन लैंग्वेजेस में भी आप और ढूंढ सकते हो। जैसे इंडियन लैंग्वेजेस में भी कई सारी में ढूंढ सकते हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मराठी, तो उनमें आप ढूंढ सकते हो इनके नाम। एंड नीम का पेड़, लोटस और पोटैटो। तो ये सारी चीजें अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में और अलग अलग ग्लोबल लैंग्वेजेस में क्या कही जाती हैं, आप इनके नाम ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। तो अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अब देखो, इससे ये एक्टिविटी इसलिए कराई गई क्योंकि हर एक पर्सन अगर अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा है तो सबके लिए क्या हो जाएगा, समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग पर्सन, एक पर्सन किसी लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई दूसरा पर्सन दूसरी लैंग्वेज में, टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि आपके लिए टाइगर है लेकिन किसी और लैंग्वेज में वो कुछ और भी कहा जा सकता है, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। आज के टाइम में तो इंग्लिश कॉमन हो गई तो सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन पहले ये समझना इतना आसान नहीं था। तो हमने तो चीता कह दिया, दूसरा नहीं समझ पा रहा। दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व बाई एग्रीइंग अपॉन ए साइंटिफिक नेम। तो ये प्रॉब्लम किससे दूर करी गई कि हम सब जानवरों के क्या रखेंगे, साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिज्म इन द सेम मैनर दैट केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले फॉर वेरियस सब्सटेंसेज आर यूज्ड द वर्ल्ड ओवर। जैसे कि हमने केमिकल सब्सटेंसेस के नाम स्टैंडर्ड IUPAC में रखे थे, उसी तरीके से हम एनिमल्स के भी, और एनिमल्स और जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, उनके सबके साइंटिफिक नेम रखेंगे जो सब में कॉमन हो। द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसा होता है, वो यूनिक होता है, वो एक ही होता है सभी जगह। एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये कहीं पे भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज हो, तो ये सिर्फ सिंगल नेम होता है।